So in the book Pedagogy of the Oppressed, Paulo Freire talks about the system of education, how the education system is built in such a way कि जो ऑप्रेस्ड सोसाइटी है, ऑप्रेस्ड कम्युनिटी है या ऑप्रेस्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वो अपने आप को रियलाइज़ ही नहीं कर पाती कि उनके ऊपर एक सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन हो रहा है बाय द ऑप्रेसर। तो जो भी डोमिनेंट आइडियाज़ हैं सोसाइटी में या जो रिजीम प्रिवेल होती है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको जो ऑप्रेस्ड है या जो टीचर है उसको वो पढ़ाने का कोशिश करता है, और वही जो मतलब ऑप्रेसर है उसके दिमाग में ये चीज़ इस तरीके से पढ़ाई जाती है दैट ही इज़ नॉट एबल टू रियलाइज हिज कंडीशंस। तो इसमें वो वही बात करते हैं कि जो ऑप्रेस्ड है वो किस तरीके से अपने लिव्ड कंडीशंस को जान सकता है और उसको इम्प्रूव कर सकता है, एक सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन ला सकता है एजुकेशन सिस्टम में टू ब्रिंग अ चेंज इन देयर एजुकेशन सिस्टम so that they could know their lived condition and they could live a better life. तो इसमें वो जो book है, he talks about the liberation of the oppressed community. So he sees the traditional education system as banking model. A banking model is a model like हम बैंक में जाते हैं, हम अपना मनी डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। हमें पता है बैंकिंग सिस्टम, यहाँ पे सबको पता है कि मनी डिपॉजिट होती है और हम निकालते हैं उसको, या जो भी बैंकिंग सिस्टम है, तो वो उससे उसको एक तरीके से बैंकिंग सिस्टम को मेटाफर की तरह लेते हैं कि जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें वी गो एंड डिपॉजिट आवर मनी। सिमिलरली इन द एजुकेशन सिस्टम द टीचर इज डिपॉजिटिंग द नॉलेज इन आवर माइंड एंड वी आर जस्ट टेकिंग इट विदाउट क्वेश्चनिंग इट कि वाई इज इट सो और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टीचिंग अस इन अ सर्टेन वे। तो हम उसको उस तरीके से लेते हैं, वी नेवर क्वेश्चन दीज थिंग्स। तो उसमें वो बेसिकली उसको बैंकिंग सिस्टम से कंपेयर करते हैं जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, और वो एक तरीके से इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम इसमें डायलेक्टिक्स का होना चाहिए। बेसिकली ही वॉज मार्क्सिस्ट थिंकर, तो उसमें हम मार्क्स का भी देखते हैं किस तरीके से जो मार्क्स का पूरा वो इन्फ्लुएंस है उनकी राइटिंग में, और हेगल का भी हम देख सकते हैं बिकॉज ही टॉक्स अबाउट डायलेक्टिक्स एंड क्रिटिकल एनालिसिस। तो डायलेक्टिक मटीरियलिज्म हेगल बात करते हैं बेसिकली कि थीसिस होना चाहिए एंड देन एंटी थीसिस एंड देन सिंथेसिस। सो ही टॉक्स अबाउट कि जब टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है तो उसमें टीचर इज इन हेगल टर्म टीचर इज गिविंग द थीसिस और स्टूडेंट का काम होता है इफ़ द एजुकेशन सिस्टम इज नॉट सो करेक्टेड, तो जो स्टूडेंट है वो उसका एक एंटी थीसिस प्रोड्यूस करे कि वाई ही इज टीचिंग दिस थिंग एंड वाई कांट अनदर और वाई इन अ डिफरेंट वे। तो उसका जो एंटीथीसिस है वो स्टूडेंट प्रोड्यूस करता है और टीचर और स्टूडेंट एक डायलेक्टिक्स में मिल करके एक सिंथेसिस प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से वो हेगल से भी इन्फ्लुएंस होते हैं कि वो थीसिस होता है इस टीचर का, एंटीथीसिस स्टूडेंट का आएगा और दोनों मिलकर एक डायलॉगिक वे में उसका सिंथेसिस प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरीके से जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैं डिस्कस करूँगी, द फियर ऑफ फ्रीडम। सो इसमें वो बात करते हैं डीह्यूमनाइजेशन की, हाउ द एजुकेशन सिस्टम और द ऑप्रेसर हैज़ डीह्यूमनाइज द ऑप्रेस्ड कम्युनिटी। तो इसमें वो बात करते हैं कि जो ऑप्रेसर है वो किस तरीके से डीह्यूमनाइज कर देता है जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटी, उसको वो खुद अपनी कंडीशंस को नहीं जान पाते बिकॉज उनको जो आइडिया होता है ऑप्रेसर का जो उनको शोषित करता है, वो उनके अंदर ऐसे इस तरीके से आइडियाज़ डाल देता है कि वो अपने आप को जान ही नहीं पाते हैं और उनके जो नॉर्म्स होते हैं, जो वैल्यूज़ होते हैं, उसको अपने अंदर ले लेते हैं और उनको लगता है कि यही जो चीज़ें हैं दिस इज़ द नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। तो वो उसको बात करते हैं कि जो ऑप्रेस्ड, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, so the oppressed community can't realize their lived condition because they have internalized the norms and values and the behavior pattern of the oppressor। तो उनको लगता है कि ये जो हो रहा है वो नॉर्मल है, तो इसको वो क्रिटिसाइज करते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है विच इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ थिंग इन द सोसाइटी। तो उसमें वो बात करते हैं कि अपनी जो उसकी सेल्फ आइडेंटिटी होती है वो उसको खो देता है जो ऑप्रेसर है, ऑप्रेस्ड कम्युनिटी जो है बिकॉज ऑफ द ऑप्रेसर। तो उसमें वो बात करते हैं, इसको हम देख सकते हैं कि बिकॉज ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाई मार्क्स, सो इसको हम मार्क्स के एलिनेशन कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे वो बोलता है कि जो ऑप्रेसर है वो ऑप्रेस्ड को डीह्यूमनाइज करता है। मार्क्स भी अपने एलिनेशन के कॉन्सेप्ट में यही बोलते हैं कि जो वर्कर है या जो लेबर है
वो एलिनेट हो जाता है। 4 तरीके से वो बात करते हैं एलिनेशन की, कि पहला वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है फैक्ट्री में ड्यूरिंग द कैपिटलिस्ट सिस्टम और इन इंडस्ट्री, तो वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो उससे एलिनेट हो जाता है, उसको कोई अट्रैक्शन, बिकॉज वो सिर्फ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, जो उसका सरप्लस वैल्यू है, जो उसका लेबर वैल्यू है एक्स्ट्रा, वो किसके हाथ में जा रहा है, इंडस्ट्रीज या जो बुर्जुआ है उसके हाथ में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद वो अपने आप से एलिनेटेड हो जाता है। फर्स्ट तो जो प्रोडक्ट, जैसे इसने ये फ़ोन प्रोड्यूस करा, इस पर उसका कोई ओनरशिप नहीं है, बस वो अपना लेबर दे सकता है इसको, and the product is owned by the bourgeois. The proletariat has no right to own this particular product. और फिर दूसरा वो बोलता है कि वो अपने आप से भी एलिनेट हो जाता है, डीह्यूमनाइज हो जाता है, अगर हम पॉल फ्रेरे के टर्म में बोलें। और तीसरा वो बोलता है कि जो जिस सराउंडिंग में वो काम कर रहा होता है, उसके जो पीयर वर्कर होते हैं वो उनसे भी एलिनेट हो जाता है, ये बिकम डीह्यूमनाइज, बिकॉज उसको सराउंडिंग में वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, जिस फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो बस एक लेबर है, वहाँ पर उसका कोई से नहीं, जिस कम्स डज हिज लेबर, अर्न्स द मनी एंड देन गोज। बट जो फैक्ट्री है, जो लेबर है, वो ओन कौन कर रहा है, जो बुर्जुआ है या जो कैपिटलिस्ट है वो ओन कर रहा है। और चौथा वो बोलता है कि जो पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस है, 3 तो हो गया कि हिमसेल्फ से, सराउंडिंग से और क्या कहते हैं अपनी फैमिली से, बट चौथा होता है कि वो पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस, द इंडस्ट्री इज ओन्ड बाय द बुर्जुआ नॉट द प्रोलेटेरिएट। तो इसी तरीके से वो पॉल फ्रेरे इसको अपने टर्म में डीह्यूमनाइजेशन की बात करते हैं कि द एजुकेशन सिस्टम इज बिल्ड इन सच अ वे दैट द पीपल कांट इवन रियलाइज कि उनका ऑपरेशन हो रहा है। उनको ये लगता है कि यही एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, वी आर बीइंग बिल्ड टू, वी आर बॉर्न टू बेसिकली बीइंग ऑप्रेस्ड बाय द ऑप्रेसर। उनको ये लगता है कि हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है बिकॉज हमें शोषित होना है। बट उसमें वही बात करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम का इसमें डिफ़ॉल्ट है। फिर उसके बाद वो बात करते हैं, पॉल फ्रेरे बात करते हैं कि जो ऑप्रेसर है, जो एक्सप्लॉइट कर रहा है लोगों को, वो खुद भी डीह्यूमनाइज हो जाता है इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि उसको खुद पता नहीं होता है कि मतलब जैसे मैंने एलिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया, उसमें मार्क्स जो है वो सरप्लस वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट देते हैं कि क्या कहते हैं, जो बुर्जुआ है या जो ऑप्रेसर है वो सरप्लस प्रोड्यूस करने के लिए, मीन्स एक्स्ट्रा मनी प्रोड्यूस करने के लिए या अर्न करने के लिए वो क्या कहते हैं लेबर से एक्स्ट्रा आवर वर्क करवाता है, बट उसको उतना लेबर नहीं, उसको जो जैसे उसकी जो इनकम होती है वो नहीं बढ़ती है। और जो इनकम मतलब जो प्रोडक्ट अगर हम 8 घंटे काम कर रहे हैं, 100 मोबाइल बना रहे हैं, बट व्हेन द लेबर इज वर्किंग फॉर 15 आवर, ही विल बी एबल टू प्रोड्यूस लाइक 50 एक्स्ट्रा मोबाइल्स। तो उसका जो सरप्लस वैल्यू आई, जो सरप्लस इनकम आई, वो बुर्जुआ रखता है, प्रोलेटेरिएट नहीं रखता है। तो इसमें वही बात कर, तो इसमें आप देख लो जो ऑपरेसर है वो खुद भी डीह्यूमनाइज, बिकॉज द लेबर इज वर्किंग एक्स्ट्रा हार्ड, सो ही शुड गेट द एक्स्ट्रा मनी, बट द ऑपरेसर टेक्स ऑल द मनी। तो इसमें बात करते हैं कि जो पूरा ऑपरेसर और ऑपरेस का जो डाइकोटमी है, इसमें जो ऑपरेसर है, जो शोषित कर रहा है, वो खुद भी डीह्यूमनाइज हो जाता है। फिर उसके बाद इसमें वो बात करते हैं कि जो पेडागोजी ऑफ द ऑपरेस्ड है, उसमें वो बात करते हैं कि इसमें मेन चीज़ है तो उनको अपनी ह्यूमैनिटी को रिक्लेम करना पड़ेगा कि वो ह्यूमन है, उनका अगर लेबर लग रहा है सो दे शुड क्लेम द सरप्लस वैल्यू। और उनका एक तो इसको वो बात करते हैं कि उनको अपनी फुल ह्यूमैनिटी क्लेम करने के लिए उसमें वो एक कॉन्सेप्ट देते हैं प्रैक्सिस का, कि अगर इफ दे हैव द पेडागोजी ऑफ द ऑपरेस इज बेसिकली टू रिक्लेम देयर ह्यूमैनिटी अगेन, बिकॉज द ऑपरेसर हैज़ built in their mind that they are born to work and to give their labor, nothing else. They have no say in the society. तो इसमें वो बात करते हैं कि जो पेडागोजी, जो उपेक्षितों का शिक्षा शास्त्र है, वो ऐसा होना चाहिए कि उनको अपने उनकी जो ह्यूमैनिटी, जो उनकी जो मानवीयता है, उसको फिर से रिक्लेम करना पड़ेगा। इस तरीके से जो शिक्षा शास्त्र है उसका पूरा का पूरा पेडागोजी बनना चाहिए। तो उसमें अब इसमें क्वेश्चन आता है कि हाउ दे कैन रिक्लेम देयर ह्यूमैनिटी। तो उसमें वो कॉन्सेप्ट देते हैं प्रैक्सिस का। प्रैक्सिस इज बेसिकली, ये प्रैक्सिस भी पहले मार्क्स नहीं दी है कार्ल मार्क्स ने। प्रैक्सिस इज बेसिकली कि इट इज़ मेड अप ऑफ 2 components like the practice and the action. So practice is basically the first one is that you have to reflect on your own condition and on yourself as well. हम पहले अपने सराउंडिंग को देखते हैं और अपने लिव्ड कंडीशन को देखते हैं कि हम किस तरीके से ऑपरेस्ड हो रहे हैं।
पहले हम इसकी पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी समझ लेंगे, उसके देन ओनली वी कैन टेक द एक्शन. इट्स नॉट दैट वी हैव नॉट रियलाइज आवर लिव कंडीशन दैट वी आर बीइंग ऑप्रेस्ड बाय समबडी और बाय सम regime एंड देन वी स्टार्ट टेकिंग एक्शन. फर्स्ट वी हैव टू रियलाइज आवर कंडीशन. तो इसमें वो प्रैक्टिस की इसलिए बात करते हैं कि पहले हमें अपनी लिव्ड कंडीशन को रियलाइज करना है, देन वी हैव टू टेक द एक्शन. सो इसको वो प्रैक्टिस बोलते हैं. इसके बाद इन द प्रीसीडिंग चैप्टर वो बात करते हैं कि अच्छा कब मार्क्स ने भी बोला था कि क्लास इन इटसेल्फ होता है, क्लास फॉर इटसेल्फ होता है. बेसिकली क्लास इन इटसेल्फ when the oppressed community or the oppressed section of the society has not realized कि उसको oppressed किया जा रहा है. और class for itself मार्क्स बोलते हैं when क्लास कॉन्शियसनेस आ जाती है. क्लास फॉर itself होता है जिसमें कि हमारे अंदर कॉन्शियसनेस आ जाती है कि हमें जो है हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, सॉरी, हमें शोषित किया जा रहा है. इसको वो मार्क्स बोलते हैं क्लास फॉर इटसेल्फ. तो इसी को जो पॉलो फ्रेरो है वो मार्क्स से ही बेसिकली इन्फ्लुएंस होकर बोलते हैं कि उनको अगर जो पेजेंट है, वर्कर है, जो ऑप्रेस है, उनको क्लास कॉन्शियसनेस या मतलब उनको पहले जानना पड़ेगा. तो वो जानने की कैसे प्रैक्टिस है कि पहले आप रिफ्लेक्ट करिए कि आपका क्या क्या लिविंग कंडीशन है, देन ओनली यू कैन टेक द एक्शन. सो वो बोलते हैं कि जितने भी लिबरेटरी मूवमेंट हैं, मतलब जितने भी मूवमेंट ऐसे होते हैं जिसमें ऑप्रेस्ड कम्युनिटी अपने लिए आवाज़ उठाती है, दे आर ऑल पेडागोजिकल इन नेचर. उनकी एक पेडागोजी होती है. फर्स्ट यू विल रियलाइज दैट यू आर बीइंग ऑप्रेस्ड एंड देन यू विल टेक सर्टेन एक्शंस. इन मार्क्स टर्म यू विल ब्रिंग रेवोल्यूशन और इन पॉलो फ्रेरो यू विल ट्राई टू चेंज द होल एजुकेशन स्ट्रक्चर सो दैट यू आर नॉट बीइंग ऑप्रेस्ड अगेन और द कमिंग जनरेशन इज नॉट ऑप्रेस्ड. तो इसमें ही सेज कि मतलब क्लास कॉन्शियसनेस इज द मेन कॉन्सेप्ट ही टॉक्स अबाउट कि जब आपको कॉन्शियसनेस आ जाती है. इसे पॉलो फ्रेरो भी दो क्लास की बात करते हैं. वन इज ऑप्रेस्ड एंड द फर्स्ट वन इज सेकंड वन इज ऑप्रेसर. मार्क्स के टर्म में जो दो क्लास है वो बुर्जुआ और प्रोलेटेरियट है. बुर्जुआ इज बेसिकली द, अगर पॉलो फ्रेरो के टर्म में बोले, बुर्जुआ इज बेसिकली हु इज ऑप्रेसिंग और प्रोलेटेरियट हु आर बीइंग ऑप्रेस्ड. ठीक है. तो इसमें वो बोलते हैं कि जो दो क्लास का डाइकोटमी है ये एक तरीके से आपस में हमेशा ही एक एंटागोनिस्टिक रिलेशन होता है इनका, कि ये हमेशा एक दूसरे के द्वंद्व में ही रहते हैं. तो क्योंकि इनके इंटरेस्ट अलग है. फर्स्ट वाले का इंटरेस्ट है कि हमें अपने फ़ायदे के लिए इनको शोषित करना है. सेकंड वाले का है कि हम जब तक हम नहीं जानेंगे कि हमारा क्लास कॉन्शियसनेस नहीं आएगी कि हम क्या कहते हैं ऑप्रेस्ड हो रहे हैं, तब तक हम नहीं जान पाएंगे. इसलिए पहले क्लास इन इटसेल्फ था, जब लेबर नहीं जानता था कि उसको ऑप्रेस किया जा रहा है. और फिर क्लास फॉर इटसेल्फ आता है कि जब लेबर जान गया है एंड ही इज स्टार्टिंग टू बिल्ड अ ग्रुप फॉर द रेवोल्यूशन. तो इसी तरीके से हाँ, तो इसमें वो बात करते हैं पॉलो फ्रेरो कि अगर हम जैसे अभी क्लास मतलब क्लास कॉन्शियसनेस आ गई है, तो उसमें बात वो करते हैं कि अगर हमें रेवोल्यूशन लाना है तो जो वी हैव टू वर्क विद द ऑप्रेस्ड कम्युनिटी नॉट फॉर द ऑप्रेस्ड कम्युनिटी. उसमें वो इसका मतलब ये है कि हमें जो शोषित वर्ग है उनके साथ काम करना, उनके लिए काम नहीं करना. उनके लिए काम क्यों नहीं करना? बिकॉज ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ false generosity. In the first chapter he gave the concept of false generosity. So false generosity is basically a kind of concept जिसमें हम देखते हैं कि लोग एड प्रोवाइड कर देंगे, हेल्थ मेजर्स ले लेंगे, बट जो बेसिक स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी है सोसाइटी में उसको चेंज करने के लिए दे डोंट टेक एनी अफर्मेटिव एक्शन. तो इसमें वही फॉल्स जेनरोसिटी की बात करते हैं कि अगर हमें सच में किसी की कंडीशन बदलनी है तो वी हैव टू वर्क विद देम नॉट फॉर देम. ये बेसिकली इनका पूरा स्टेटमेंट रहता है. तो वो फॉल्स जेनरोसिटी की बात बोलते हैं. जैसे कि फर्स्ट या सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज जो है अगर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कोई प्रॉब्लम होती है तो दे सेंड एड्स. या इंडिया में भी अगर हम एग्जांपल ले लें कि राइट नाउ द गवर्नमेंट इज गिविंग लाइक 5 kg राशन टू एवरीवन टू अ लार्ज पॉपुलेशन. बट जो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी है, why some people are deprived of the basic human condition like the food or shelter. They are just providing the food. Okay, you take this, आप ये ले जाइए और अपना मतलब लिविंग कंडीशन जो भी आपकी खाइए या जो भी करिए, बट दे आर नॉट ट्राइंग टू चेंज द इनइक्वालिटी which is very much evident in the society. तो मतलब इसी को फॉल्स जेनरोसिटी बोलते हैं. सो उनका एक मतलब ये डेफिनेशन है कि इट इज़ एनी अटेम्प्ट बाय एलीट और बाय एनी ग्रुप दैट हैज़ रिसोर्सेज एंड ट्राई टू हेल्प. ठीक है. तो किसी के पास रिसोर्सेज है तो वो आप रिसोर्सेज दे के अपना उनको हेल्प कर दोगे, बट यू आर नॉट ट्राइंग टू चेंज द स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी.
तो पेडागोजी ऑफ द उस पर वो बात करते हैं कि जो पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड है इट शुड नॉट बी टॉप डाउन, क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर टॉप डाउन अप्रोच है तो जो टॉप पे है ही विल अगेन ऑप्रेस द पीपल हु आर एट द इन द लोअर हायरार्की ऑफ द सोसाइटी। तो इसमें बोलते हैं कि दीज ऑप्रेस्ड जो ऑप्रेस्ड हो रहा है, मतलब हम लोग कहते हैं कि जो हमसे ऊपर है वही हमारा मतलब उद्धार कर सकता है या हमारे लिए चेंज ला सकता है। इसमें बोलते हैं कि वी शुड वर्क विद देम नॉट फॉर देम। पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस इज बेसिकली कि पीपल को खुद लर्न करना पड़ेगा उनकी अपने कंडीशंस के बारे में और खुद रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा। और जो बोलते हैं कि जो टॉप डाउन अप्रोच है ये एक तरीके से फॉल्स कॉन्सेप्ट है, बिकॉज जो टॉप है वो डाउन को फिर से ऑप्रेस ही करेगा, सो वी कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम कि हमारी कंडीशन चेंज करो। एंड ही क्रिटिसाइजेज द बैंकिंग मॉडल ऑफ द सिस्टम कि इसमें वो पूरा मतलब लिखते हैं कि जो बैंकिंग मॉडल है वो बिल्ड ही इसलिए हुआ है कि सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वो हमेशा हमारे अंडर ही रहे। जो हेजेमनी जो ग्रामशी की थी, बेसिकली कल्चरल हेजेमनी की वो बात करते हैं कि जो सोसाइटी में प्रिवेलिंग आइडियाज़ हैं जो जिनकी हेजेमनी रहते आई है, तो वो हमें एजुकेशन सिस्टम में भी दिखने को मिलती है कि जो डोमिनेंट आइडियाज़ हम उन्हीं को पढ़ते हैं। अगर हम अपने स्कूल में बात करें तो हम यही सब पढ़ते थे। हमने फूलन देवी या जो भी हमारे सोशलिस्ट मूवमेंट के जितने भी लीडर्स रहे हैं उनके बारे में हम रेयरली पढ़ते हैं। मैं जेएनयू आ गई हूँ, उसके बाद मैं जाना शुरू करी लोहिया हो गया या फूलन देवी, बिकॉज देयर इज़ हार्डली एनी लिटरेचर अवेलेबल ड्यूरिंग स्कूल टाइम। तो आप इसको देख सकते हो कि जितने भी दलित या जितने भी लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज आते हैं उनके ऊपर कोई भी काम नहीं होता है और स्कूल में भी उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। हम जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, देन वी सॉर्ट ऑफ रियलाइज़ कि हमें अपने जिन्होंने हमारे लिए काम किया उनके लिए भी जाना जरूरी है। देन हम अपना खुद इनिशिएटिव लेके पढ़ते हैं रादर देन कि स्कूल से दिखाया जाए। तो यही था पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस, दैट पीपल शुड रियलाइज देयर कंडीशन थ्रू देमसेल्फ, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी एल्स। So I would like to call Gyan Prakash sir for the further explanation. So please come.